हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में न्यू बुक के आधार पर चैप्टर 10 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। इसमें आप लोग पूरा इसका बेसिक समझोगे बच्चों। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपसे बनेगा। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, इनके प्रकार के बारे में, ये किस प्रकार से बना होता है, उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए यूरेसिल, थायमीन, साइटोसिन, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, तो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, पूरा कंप्लीट यहां पर आपको समझाने वाला हूं। तो थोड़ा सा समय लगेगा। जिन बच्चों को वास्तविक रूप से कुछ सीखना है तो लास्ट तक जरूर देखें, अन्यथा बच्चों आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल है क्या। जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल है क्या, जीवित कोशिकाओं में, जैसे हमारे अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, जीव जंतुओं के अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा, जैसे गाय है, भैंस है, बिल्ली है, बंदर है, इन सब में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और हमारे अंदर भी न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इस न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करना। जैसे हमारे आने वाली पीढ़ी में हमारे ही रूप के आनुवांशिक आधार पर बच्चे पैदा होना, या कि मान लीजिए देखते हैं कि जो गाय सफेद रंग की है उसके बच्चे भी सफेद रंग के होते हैं। कोई व्यक्ति गोरा है तो उसका लड़का भी गोरा होगा। तो ये सब आनुवांशिक गुणों के कारण होता है, और इन गुणों को स्थानांतरण करने का मुख्य रूप से कार्य होता है न्यूक्लिक अम्ल का। मुख्य रूप से कार्य आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करना, मुख्य रूप से यही कार्य होता है। तो डीएनए, आरएनए आप लोग पढ़ोगे इसके आगे, तो ये सब न्यूक्लिक अम्ल के ही भाग हैं बच्चों। आपके सिलेबस में न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार हैं, जो कि डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और एक आरएनए है जिसे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। पूरा कंप्लीट आपको तैयार करवाऊंगा बेसिक से लास्ट तक, इसलिए बच्चों भले एक लेक्चर में हो या दो लेक्चर में, तो आप लोगों को लास्ट तक देखना भी पड़ेगा। आप सोचोगे कि अब बस हमारा न्यूक्लिक अम्ल कंप्लीट, ऐसा नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, और जटिल है मतलब इसका पढ़ाई भी जटिल है। तो चलिए बने रहिए, फटाफट शुरू करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में तो आप लोगों ने एकदम मोटे मोटे तौर पर बेसिक चीज के बारे में बात करें तो समझ गए कि एक प्रकार से यौगिक है जो किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये 5 तत्व हैं मुख्य रूप से। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसके बाद फास्फोरस, बाकी और सब कुछ तो रहते ही रहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से मिलकर बना होता है, और नाभिक में ही पाया जाता है, जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। न्यूक्लिक क्यों पढ़ा, क्योंकि बच्चों ये न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, केंद्रक में ही पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार के एसिड को हम न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। न्यूक्लिक अम्ल जो है प्रोटीन के समान ही ये बृहद अणु वाला होता है, मतलब एक लंबा अणु बनेगा, कई सारे यहां पर संगठक आपस में जुड़ेंगे, यानी घटक जो जुड़ेंगे, जैसे हम अभी बात कर रहे थे यूरेसिल, फास्फेट समूह, ठीक है, राइबोज समूह, ये जब जुड़ते हैं तो एक लंबी चेन बनाते हैं बच्चों। तो जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बना होता है। ठीक है, ये केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसे हम न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को यह भी बता चुका हूं कि इसका मुख्य कार्य जो होता है वो जेनेटिक गुणों को स्थानांतरित करना, हमारे आने वाले पीढ़ी में हमारे गुणों को स्थानांतरित करना। जैसे हम पढ़ने में यदि होशियार हैं तो कुछ गुण हमारे आने वाले पीढ़ी में चला जाए। हम किस रंग के, हमारा स्वभाव क्या, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है, हमारा बाल कैसा है, ये सारा गुण हमारे आने वाले पीढ़ी में चला जाए, ये आनुवांशिक गुण कहलाता है, ये जेनेटिक गुण कहलाता है। आप खुद देखना, आपके ही आसपास या आपके घर में, मान लीजिए आपके पापा जी लंबे हैं, हो सकता है आप भी लंबे हो, आपकी मम्मी मान लीजिए लंबी है तो बहन भी लंबी हो, आप भी लंबे, तो कुछ गुण जो है बच्चों में आ जाता है, ये जेनेटिक गुण होता है। यही है न्यूक्लिक अम्ल का कार्य। न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा यदि लिखनी है बच्चों, तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा
कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये प्रोटीनों के समान ही बृहद अणु होते हैं बच्चों, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के पुनरावृत्ति से न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। आगे हम बात करेंगे। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है वो मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका फास्फेट समूह, दूसरा पेंटोज समूह या शर्करा, और तीसरा आपका होता है बच्चों बेस, क्षारीय समूह। हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि न्यूक्लिक अम्ल यह जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। इसे फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। न्यूक्लिक अम्ल पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो अनेक न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों के मिलने से बनते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड के इकाई आपस में जुड़ जाएंगे कि लंबी श्रृंखला बना लेती हैं। साथ में इस परिभाषा को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्योंकि एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे, पूरा आपको बेस से लेकर के, है ना, जहाँ तक एग्जाम में आएगा वो चीज़ हम क्लियर करते चलेंगे। एक एक एग्जाम्पल समझाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझाकर चलूंगा। चूंकि जो भी हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है बच्चों, है ना, मतलब ये जो न्यूक्लिक अम्ल हैं इनके मुख्य रूप से 3 घटक होता है। एक तो फास्फेट समूह, दूसरा पेंटोज समूह यानी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, और तीसरा है बेस। मतलब एक आपका फास्फेट समूह, इसके 3 भाग। 3 भाग में कौन कौन सा भाग? पहला जो भाग होता है बच्चों वो फास्फेट समूह का होता है। कौन सा समूह? फास्फेट। दूसरा जो आपका शर्करा, कौन सा भाग? शर्करा। और जो तीसरा भाग होता है बच्चों वो क्षारीय है। मतलब कोई भी आपका ये जो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। यानी जो न्यूक्लिक अम्ल बनेगा, डीएनए, आरएनए ये सब बनेंगे, तो उसके 3 भाग होंगे। एक तो फास्फेट समूह, एक शर्करा और एक क्षारीय। अब जैसे आपको लगेगा कि सर फास्फेट में क्या है, फास्फेट क्या है, मैं एक एक पॉइंट लेकर चलता हूं ताकि आपको समझ में आए। फास्फेट का होता है PO4 2 नेगेटिव। PO4 2 नेगेटिव, ये क्या बच्चों? फास्फेट है। क्या है? फास्फेट है। पूरा लिखा हुआ मिलेगा आपको नोट्स में, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों आप लोगों को नोट्स ले लेना चाहिए। PO4 निगेटिव को कैसा लिख सकता हूं? 4 ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 और ये आपका 4 ऑक्सीजन। अब जैसे यहां पर मैं यदि बात करूं कि मान लीजिए ये द्विबंध बना के रखा है, तो फिर इस पे भाई निगेटिव आयन तो आएगा। तो यहां पर आपका लगभग 3 निगेटिव होता है बच्चों। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग सुधार करना, 3 निगेटिव होता है। फास्फेट के पास 3 निगेटिव आयन होता है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये निगेटिव आयन है, अर्थात ये किसी के साथ बंध बनाएंगे, किसी पॉजिटिव के साथ ये बंध बनाएगा। तो ये आपका पहला जो भाग है वो फास्फेट है, फास्फेट आयन। यानी जो भी हमारा न्यूक्लिक अम्ल होगा वो 3 भागों से मिलकर बना होगा। एक तो आपका फास्फेट आयन, दूसरा शर्करा और तीसरा क्षारीय। हम तीनों को एक एक क्रम से चलेंगे बच्चों लेकर के। फिलहाल अभी फास्फेट आयन समझो, ठीक है। फास्फेट आयन सब में रहेगा। न्यूक्लिक अम्ल का जो सिलेबस में है वो 2 भाग है बच्चों। एक तो आपका डीएनए और दूसरा आरएनए। पहला जो भाग है वो डीएनए और जो दूसरा भाग है बच्चों वो आरएनए। ये 2 भाग हैं आपके सिलेबस में। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, इसका अंतर भी आगे चलकर मैं समझाऊंगा। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। मतलब जो शर्करा समूह है वो यहां पर देखिए राइबोज है, और यहां पर केवल और केवल राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। मतलब इनमें क्या डिफरेंस है? यहां पर डीऑक्सी राइबोज है और यहां पर राइबोज है। शर्करा में डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये भी न्यूक्लिक अम्ल है, ये भी न्यूक्लिक अम्ल है, लेकिन इसमें बच्चों जुड़ा है डीऑक्सी राइबोज और इसमें राइबोज, ठीक है। तो मैंने आपको अभी ये समझा रहा था कि न्यूक्लिक अम्ल के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो पहला जो आपका फास्फेट भाग, जिसे फास्फेट समूह PO4 3 नेगेटिव। दूसरा आपका शर्करा, शर्करा में एक आपका होगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा और एक राइबोज शर्करा, और तीसरा आपका क्षारीय। तो पहला नंबर आपका क्लियर। अब दूसरे नंबर पर हमारा बात चलेगा बच्चों
जिसे हम बोलते हैं शर्करा भाग। ठीक है, कौन सा भाग? शर्करा। तो यहां पर न्यूक्लिक अम्ल 3 घटकों से मिलकर एक फास्फेट समूह, दूसरा आपका शर्करा, पेंटोज शर्करा वो भी रहेगा, फिर आपका बेस रहेगा। तो हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं शर्करा के लिए। ठीक है, एक एक क्रम से चलते हैं, तभी तो चीजें क्लियर होगी। अब हम सोचेंगे यदि एक लाइन में कर दें तो ऐसा नहीं होगा बच्चों। पेंटोज मतलब एक प्रकार से 5 कार्बन का समूह बनाएगा। जैसे बच्चों इसको कैसे हम यहां पर आपको बता दें, पहले हम बता देते हैं राइबोज का। ठीक है, राइबोज का स्ट्रक्चर, और ये बाद में भी आपको यूज करना है, इसलिए यहां पर आपको सीखना भी है कैसे बनाना। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आप यहां पर ऑक्सीजन ले लो और 5 कार्बन का भाई रहेगा, तो 5 कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। फिलहाल अभी 1 कार्बन यहां करो, 1 कार्बन यहां करो। ठीक, यहां तक क्लियर है। फिर बच्चों इस कार्बन के साथ 1 कार्बन यहां पर जोड़ दो, 1 कार्बन ये, और इसके साथ ये बंध बना दो। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों लेकर चलते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। यहां पर लेकर चलते हैं डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। दोनों को जब साथ में लेकर चलेंगे बच्चों तो दिक्कत नहीं होगी ना। यहां भी आप ले लो पहले ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन तो ले ही सकते हो, बाकी यहां आपका कार्बन, यहां पर कार्बन, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ 1 कार्बन यहां पे जोड़ दो, इसके साथ 1 कार्बन यहां पे जोड़ दो, और ये रहेगा। अब देखो बच्चों, जो लास्ट वाला कार्बन है इसके साथ एक CH2OH जुड़ा रहता है, CH2OH। यहां भी आपका CH2OH जुड़ा है, वही चीज है ना, CH2OH। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, यहां पे आपका OH है तो यहां पर H है। ऐसे ही बच्चों यहां पर यदि OH है तो इसके साथ H जुड़ा है। आगे चले। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, इस कार्बन की वैलेंसी 2 होगी, इस कार्बन की भी वैलेंसी यहां पे 2, क्योंकि 2 बंदा ऑलरेडी, इधर से 2 2 जुड़ जाएगा। यहां पे यदि आपका H है तो यहां पे OH है, यहां पे यदि H है तो यहां पर आपका OH है। लेकिन यहां पे मेन चीज है, यहां पे मेन चीज ध्यान दीजिएगा, HOH, लेकिन यहां पर H और नीचे भी H। ये मेन है राइबोज की संरचना, ये है डीऑक्सी राइबोज की संरचना, ये 2 हमारे पास पेंटोज शर्करा है। इन्हीं के आधार पर एक बनता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और जब ये जुड़ जाता है तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अभी हम तो 3 चीजों के बारे में बात कर रहे थे। एक तो फास्फेट, फास्फेट में आपने देखा फास्फोरस, ऑक्सीजन द्विबंध के साथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, ये फास्फेट आयन है, PO4 3 नेगेटिव, ये फास्फेट था। और ये बच्चों ये हमारा पेंटोज शर्करा है। एक तो पेंटोज राइबोज शर्करा हो गया और एक पेंटोज डीऑक्सी राइबोज शर्करा। जब ये राइबोज जुड़ेगा तो बनेगा RNA। जब आपका ये डीऑक्सी राइबोज जुड़ेगा तो डीऑक्सी राइबोज से DNA बन जाएगा। राइबोज शर्करा से RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड से डीऑक्सी राइबोज बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। जब ये जुड़ेगा तो आपका DNA और जब ये जुड़ेगा तो आपका RNA बनेगा। 2 चीज क्लियर हुआ, एक तो फास्फेट समूह आपको समझा दिया गया, दूसरा पेंटोज राइबोज शर्करा या डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तीसरा जो होता बच्चों विषम चक्रीय बेस, क्षारीय माध्यम भी 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो पिरिमिडीन से मिलकर बना होता है और एक प्यूरिन से। क्या? पिरिमिडीन और प्यूरिन। मतलब जो क्षारीय भाग है ये भी 2 भागों से मिलकर बना है, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। हम बात करेंगे, चिंता मत करें, थोड़ा सा समय दें। देखिए ये जो तीसरे नंबर की हम बात कर रहे थे कि कोई भी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो क्षार से बना रहता है बच्चों। क्या? क्षार से। अब ये क्षार के भी 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। एक तो आपका ग्रुप बनता है प्यूरिन, प्यूरिन, और दूसरा बच्चों पिरिमिडीन। क्या? पिरिमिडीन। अब इनके भी थोड़ा सा देखिए कि प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे और पिरिमिडीन के अंतर्गत। ठीक है, ये जो क्षार है तो आपका प्यूरिन के अंदर देखिए एडिनिन और ग्वानिन है। क्या बच्चों? एडिनिन, एडिनिन और ग्वानिन है। ठीक, और जब पिरिमिडीन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत थायमीन, थायमीन, यूरेसिल, यूरेसिल
और आपका साइटोसिन। ठीक है बच्चों, साइटोसिन। वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी भी यदि बीच तक आ गए हो तो लास्ट तक देखते रहना बच्चों। तो पहला फास्फेट समूह, शर्करा समूह भी क्लियर है। जब क्षारीय माध्यम की बात करते हैं तो क्षार में दो चीज होगा बच्चों, एक प्यूरिन, पिरिमिडीन। यदि प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन, इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे। और पिरिमिडीन की बात करते हैं थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, अब जैसे थायमीन और यूरेसिल, इनमें दो में से कोई एक ही रहता है तो डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए उसमें बच्चों थायमीन होता है डीएनए में, और जो आरएनए होता है इसमें यूरेसिल पाया जाता है। मतलब चार तो क्लियर है, डीएनए में भी चार क्षार होते हैं, डीएनए में भी आपके चार होंगे बच्चों, डीएनए में भी, और आरएनए में भी चार होते हैं। दोनों में बेस चार ही होंगे, दोनों में बेस चार होंगे। लेकिन एक जो अलग अलग रहता है दोनों में, वो कौन सा है, वो अकेला कौन सा है तो मैं बता देता हूं। डीएनए में थायमीन, थायमीन रहता है, क्या, थायमीन। और इसमें जो रहता है वो यूरेसिल, ये थोड़ा अलग साथी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो टोटल बेस जो है कितने हैं, 5 हैं। 5 में से 4 उपस्थित रहता है प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल में। तो डीएनए में आपका थायमीन रहता है, यूरेसिल नहीं रहता। ठीक है, मतलब डीएनए की बात करूं तो एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन। आरएनए की बात करूं तो एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन तो सी से होगा लगभग, तो साइटोसिन यहां पर मैं सी से कर देता हूं। ठीक है, मीनिंग में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें 4 बेस होना है, क्लियर है। ठीक है बच्चों, इन बेसों में से भाई ये क्षार है। पहला आपने समझा न्यूक्लिक अम्ल के 3 भाग, फास्फेट, एक आपका शर्करा और एक बेस। फास्फेट समूह तो सब में रहेगा, शर्करा में 2 में 1 रहेगा, आरएनए में आपका राइबोस शर्करा और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और जब हम बात करते हैं बच्चों बेस की, क्षार की, तो क्षार में आपका टोटल 5 क्षार है। जैसे आपका पिरिमिडीन के 3 व्युत्पन्न है ना, थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन, और प्यूरिन के एडेनिन, ग्वानिन। अब यहां पर प्यूरिन के एडेनिन, ग्वानिन दोनों में रहेंगे, लेकिन यदि थायमीन है मतलब डीएनए है, यूरेसिल है मतलब वो आरएनए है। इतना ध्यान रखना, मतलब डीएनए में आपका थायमीन और आपके आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। अब हमने कहा ये जो बेस है वो 5 हैं। इन पांचों को आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लें ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। तो यहां पर मैं बनाऊंगा आप थायमीन का, किसका, थायमीन का। आप लोग भी साथ में बनाते चलिएगा यदि बनाना है तो, और नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में इसकी संरचना नहीं पूछी जाएगी। ये आपका कार्बन होता बच्चों, इस कार्बन का एक साथी नाइट्रोजन है और एक साथी कार्बन है। ठीक है, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो कभी भी रिंग के अंदर रहेंगे नहीं, तो कार्बन के साथ जुड़ते हैं। और जब ये कार्बन के साथ जुड़ा तो ये भी बोला हम भी कार्बन के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से बच्चों फिर ये दोनों कार्बन नाइट्रोजन के साथ ये क्रम से बना लिए। मतलब यहां से चला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, फिर से नाइट्रोजन, ये बंद हो गया। अब बैलेंसी कंप्लीट करनी है तो सबको पता है ना, सबको पता है कि नहीं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहां पर इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा रहता है 2 बंध के साथ। ठीक है, इस कार्बन के साथ भी एक ऑक्सीजन जुड़ा रहता है 2 बंध के साथ। इस कार्बन के साथ एक आपका CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है। अब याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम यदि आपको कह दें कि फोकट में याद हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। इसमें भी एक हाइड्रोजन, और इस बंध को पूरा करने के लिए द्विबंध लगा रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें ये नहीं है बच्चों कि हम कोई ट्रिक बता दें, लॉजिक बता दें, ये आपके एक्सपीरियंस के आधार पर कितना आप मेहनत करते हो। तो ये आपका थायमीन बन गया, क्या बन गया, थायमीन। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोसिन। क्या बच्चों, साइटोसिन। इनको फिर हम जोड़ेंगे भी ना, तो फिर आपको वहां पे दिक्कत नहीं जाएगी। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें भी सेम प्रोसेस करना है। देखिए हमारा एक कार्बन है, ठीक है सर, नाइट्रोजन जुड़ा था, हाँ सर नाइट्रोजन, इधर कार्बन जुड़ा था, बिल्कुल सही है, फिर इधर कार्बन, हाँ इधर कार्बन, बिल्कुल सही है, और इन दोनों को हमने नाइट्रोजन से जोड़ रखा था। अब यहां तक क्लियर है, सिमिलर है दोनों, यहां तक क्लियर है बच्चों। जोड़ने का क्रम, यहां पे ऑक्सीजन जोड़ा था हमने, यहां भी जोड़ दिया, यहां पे हाइड्रोजन जोड़ा था, यहां भी जोड़ दिया,
यहाँ पे 3 बंध है, एक कमी है तो हाइड्रोजन जोड़ दिया यहाँ पे, तो ये भी जुड़ गया। यहाँ पे बंध लगा था, ठीक है, ये भी बंद हो गया। अभी फिलहाल दोनों सेम है ना, ये थायमीन है, ये साइटोसिन है, ठीक है, ये थायमीन है, ये साइटोसिन है। अब इसमें थोड़ा सा अलग क्या है कि ये इस बार हाइड्रोजन न जोड़ करके यहाँ पे 2 बंध बनाता है बच्चों, और इसकी बैलेंसी के लिए इस पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और इसके साथ जुड़ा रहता है आपका NH2। क्या? NH2 जुड़ा है, ठीक, ये जुड़ा रहता है, ये ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक। तो बंध आपका कितना हो गया? 1 2 3 4 बंध कंप्लीट। तो ये आपका बन गया साइटोसिन। और इसी के साथ आप जोड़ दो यूरेसिल। यूरेसिल भी बना देता हूं यहां पे थोड़ा। ये तीनों बड़ा आसान है, एकदम सिमिलर है, इसलिए बनाना बहुत आसान है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये कार्बन लिए थे सर, नाइट्रोजन लिए थे, इधर कार्बन लिए थे, ठीक है। यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, फिर इन दोनों को नाइट्रोजन के साथ जोड़े थे। यहां पे द्विबंध के साथ ऑक्सीजन यहां भी जोड़ दो, यहां द्विबंध के साथ ऑक्सीजन यहां भी जोड़ दो, यहां पे H जोड़ा था हमने, यहां भी जोड़ दो, यहां पे हाइड्रोजन जोड़ा था, यहां भी जोड़ दो, यहां पे द्विबंध था, यहां भी जोड़ दो, इसको हाइड्रोजन दे दो, और यहाँ पे जो CH3 था इसके जगह केवल H जोड़ दो, तो ये आपका यूरेसिल बन जाता है। तो संरचना भी कठिन नहीं, एक एक क्रम से यदि आप करोगे, एक एक क्रम से, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, सब बन जाएगा। भाई बैलेंसी देख लीजिए, अगर नाइट्रोजन की 3 बंध बनाने की क्षमता होती, कार्बन के पास 4 बंध बनाने की क्षमता होती है। तो फिलहाल अभी इसकी संरचना आपने देखी, वो कौन सी बच्चों? थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन, मतलब पिरिमिडीन। पिरिमिडीन से जो हमने बनाई ये 3 चीज तो आपने क्लियर सीख लिया होगा। तो ये जो तीनों संरचना आपने देखा वो पिरिमिडीन का था बच्चों। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्यूरीन का, क्योंकि प्यूरीन का 2 है, एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। आपने पिरिमिडीन के तीनों व्युत्पन्न थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन देख लिया। अब इसके बाद अपन देखेंगे बच्चों एडेनिन और ग्वानिन। दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, इसलिए साथ बनाते चलूंगा, आप लोग भी बनाते चलिएगा। जैसा कि अभी इसके पहले मैंने यहां पे कार्बन लिया था ना बच्चों, कार्बन, ठीक है सर, यहां भी कार्बन ले लो, ठीक है, कार्बन ले लिया ना। इसके बाद हमने नाइट्रोजन लिया था और इधर कार्बन लिया था, सिमिलर प्रोसेस है, नाइट्रोजन लिया और कार्बन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाइट्रोजन के बाद ये कार्बन से ही जुड़ेगा और ये भी कार्बन से जुड़ेगा, और फिर इसके साथ कार्बन जुड़ गया था, बिल्कुल सही है। ये भी कार्बन के साथ जुड़ा था, ये भी कार्बन के साथ जुड़ा था, फिर दोनों के दोनों नाइट्रोजन के साथ जुड़ गए थे। कुछ इस प्रकार से सिमिलर हमें वही चीज देखने को मिल रहा है जो भी इसके पहले हमने बताया। अब इसके आगे देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा आप लोग बंद बनाने की कोशिश, दोनों सेम करेंगे बच्चों। इसके आगे जो जुड़ता है वो जुड़ता है नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन जुड़ जाता है बच्चों, और इसके साथ जुड़ता है कार्बन, ठीक है, और इसके साथ सीधा नाइट्रोजन जुड़ता है और ये कुछ इस प्रकार से बंध बनाता है। ऐसे सिमिलर यहां भी नाइट्रोजन जुड़ता है, फिर इसके साथ जुड़ता है कार्बन, इसके साथ डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ता है और ये इसके साथ बंध बना लेता है। यहां पे बैलेंसी बनाने के लिए हाइड्रोजन, ये भी 3 बंध बनाता है तो हाइड्रोजन, तो यहां भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां भी हाइड्रोजन जुड़ेगा। जो याद करने वाली बात यह है बच्चों कि यदि हम इसमें NH2 जोड़ते हैं तो यहां पर यह ऑक्सीजन जुड़ता है, और इन दोनों के डिफरेंस के कारण इसे हम बोलते हैं एडिनिन, क्या बोलते हैं? एडिनिन, और इसे बोलते हैं ग्वानिन। बाकी अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। यदि इसमें बेस का ग्रुप आपका NH2 नहीं है, इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी बेस जुड़ा रहेगा, तो यहां पे NH2 जुड़ता है, ठीक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें शीर्ष भाग में है, ये ग्वानिन है बच्चों। यहां पे आपका NH2 जुड़ गया, यहां पे आपका नाइट्रोजन था, यहां भी आपका नाइट्रोजन ही होना चाहिए, सिमिलर है ना, सबका सब सेम, जैसे कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, तो यहां भी कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन। अब बच्चों यहां पे इसकी बैलेंसी देखो कितनी है, 1 2 3, तो यदि बंद बना दे तो 4, तो इस प्रकार से यहां भी 4। इस नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी है, 3 होनी चाहिए, तो 1 2 3, तो यहां भी आपका 3, खत्म कहानी, ठीक। इस नाइट्रोजन की देखो 1 2, एक बंद बना दो 3, यहां भी 3। अब बचा बेचारा कौन, ये कार्बन।
कार्बन क्यों बचा? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। 1 2 3 ये 4, इस तरीके से। यहां तो कंप्लीट ही है यार, यहां तो कंप्लीट ही है। ठीक, तो ये बन गया आपका एडेनिन, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडेनिन और ग्वानिन का आपका क्या बन चुका है? क्षारीय ग्रुप। स्ट्रक्चर आपने देख लिया। पहले आपने देखा थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये आपका एडेनिन ग्वानिन। आप लोगों को बना लेना है, सीख लेना है, ताकि आपको एक एक जब समझाऊं कि फास्फेट समूह के साथ थायमिन जोड़ दिया, यूरेसिल जोड़ दिया, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल क्लियर बच्चों? आप लोगों ने इतना अभी समझा है कि न्यूक्लियोसाइड 3 रासायनिक घटकों का बना होता है। मतलब जो भी न्यूक्लिक अम्ल है, फास्फेट समूह, BO4 3 नेगेटिव, शर्करा में राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शर्करा, उसका भी स्ट्रक्चर बताया। जो आपका बेस है, क्षार है, जिनसे मिलकर बना होता है, एक पिरिमिडीन में से थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये भी सीखा आपने। प्यूरिन में बच्चों आपने सीखा क्या? एडेनिन एवं ग्वानिन। प्यूरिन, पा और या प्यूरिन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जैसा कि आपको बताया कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसमें थायमिन पाया जाता है और डीऑक्सी राइबोज शर्करा। आरएनए में राइबो न्यूक्लिक अम्ल, मतलब राइबोज शर्करा और यूरेसिल पाया जाता है बच्चों। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो पहला जो डीएनए के घटक होगा तो डीऑक्सी राइबोज, फास्फोरिक अम्ल का अणु PO4, नाइट्रोजनी बेस, वो 2 प्रकार से होते हैं। पिरिमिडीन में से साइटोसिन, थायमिन मैंने बताया था, और जो आपका प्यूरिन बेस होता है बच्चों, प्यूरिन है, ध्यान रखिएगा यहां पे, प्यूरिन बेस में एडेनिन और ग्वानिन। यूरेसिल इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, चीजें क्लियर है। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शर्करा पाया जाएगा। इसमें बच्चों आपका फास्फोरिक जो अम्ल होगा वो PO4 3 नेगेटिव रहेगा। जो बेस है बच्चों डीएनए में वो 4 रहेंगे, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल नहीं रहेगा। जब आरएनए की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजनी बेस 4 रहेंगे, एडेनिन, थायमिन, थायमिन की जगह यूरेसिल, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो आरएनए की घटक देख लो, राइबोज तथा नाइट्रोजनी बेस में से, ये तो आपका शर्करा हो गया बच्चों, नाइट्रोजनी बेस में से एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन की जगह यूरेसिल। डीएनए में आपका थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में आपका यूरेसिल पाया जाता है और साइटोसिन। ओके, थायमिन अनुपस्थित रहता है। जब अब आपको अंतर प्रोवाइड कराएंगे डीएनए आरएनए में तो वो चीज क्लियर होगा। वैसे भी यहां पर आपको 2 अंतर तो क्लियर ही हो गया होगा कि डीएनए में डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए में बच्चों आपका जो थायमिन है वो पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। इसलिए तो कहता हूं जो डिटेल से पढ़ता है उसको ना तो ऑब्जेक्टिव तैयार करना पड़ता है अलग से, ना तो अंतर तैयार करना पड़ता, सब कुछ उसी में चलते रहता है। अधिकांश बच्चे कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा? जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसी के 20 में से ऑब्जेक्टिव आ जाता है। इसलिए आप लोग प्लीज अच्छे तरीके से तैयार कर लिया करें। बाकी नाइट्रोजनी बेस का स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर होगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप लोग प्लीज बना लेना यदि आपसे नहीं बन रहा है तो। थायमिन का, साइटोसिन, यूरेसिल, स्क्रीनशॉट के लिए समय दे रहा हूं। इसके बाद आपका दोनों एडेनिन और ग्वानिन। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। अब बच्चों जैसा कि आप लोग नोट्स लेते हैं तो ये रचनाएं आपको नोट्स में भी दिया जाता है। देखिए पूरा सिस्टमेटिक रहता है, जो बच्चे नोट्स लिए हैं उनको पता है सारा कुछ, ये नोट्स का ही मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर आप नोट्स में दूसरा पढ़ाते हो, यहाँ दूसरा है, ऐसा नहीं है। जो नोट्स में दिया जाता है वही चीज़, अब भाई समझाना तो पड़ेगा अलग से लिख करके, तो ये नोट्स का है बच्चों। बाकी ये चीज़ आपको राइबोज और डीऑक्सी राइबोज ये भी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे HH है, यहाँ पर HOH, यही डिफरेंस है दोनों में। देखिए यहाँ पर HH, यहाँ पे HOH, OH की जगह H जुड़ा है तो 2D दूसरे नंबर पे आपका डीऑक्सी राइबोज है। अब बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियोसाइड की, कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कैसे होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि भाई साहब जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका होता है फास्फेट समूह, एक आपका होता है नाइट्रोजनी बेस और तीसरा होता है पेंटोज। तो जब नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षारक जिसे बोलेंगे, नाइट्रोजनी क्षारक को, कोई भी क्षारक ले सकते हैं हम, नाइट्रोजनी क्षारक को हम किसके साथ जोड़ दें? पेंटोज शर्करा के साथ।
किसी पेंटोज शर्करा को ले सकते हैं हम, चाहे राइबोज चाहे डीऑक्सीराइबोज, ये दोनों चीज आप देख रहे हैं। तो पेंटोज शर्करा के साथ जब हम नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ देते हैं बच्चों, तो हमें मिलता है न्यूक्लियोसाइड। कोई भी न्यूक्लियोसाइड आप एग्जाम्पल यहां पर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो इच्छा हो वो आप यहां पर दे सकते हैं। जैसे यहां पर मैं बना रहा हूं, देखिएगा थोड़ा सा लंबा चौड़ा रहेगा बच्चों। नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोज शर्करा का पहचान क्या है? ऑक्सीजन के साथ, ये देखिए 5 कार्बन वाला। अब यहां पर कार्बन लिखूंगा नहीं बच्चों, आप लोग समझ लेना, ठीक, ये ठीक। इसको मैं यदि राइबोज कहूंगा तो भाई साहब आप जानते हैं कि इसके साथ CH2OH रहता है, इसके साथ CH2OH, इस कार्बन के साथ H, और यहां भी OH रहता है और यहां भी OH रहता है। ये OH ये बताता है कि ये राइबोज है। अब इसके साथ कोई नाइट्रोजनी बेस जुड़ जाए, नाइट्रोजनी बेस जैसे यहां पर मैंने कहा N है और ये 2 कार्बन से जुड़ा होगा। अब ये जो कार्बन है वो आपके किसी N से जुड़ गया, जैसे मैं थायमीन ही जोड़ देता हूं, तो थायमीन यहां पे राइबोज के साथ जुड़ता है क्या? डीऑक्सीराइबोज के साथ थायमीन जुड़ता है, तो मैं यूरेसिल जोड़ता हूं बच्चों। यूरेसिल तो जोड़ सकता हूं ना। यूरेसिल का क्या होता है पहचान? यूरेसिल जो होता है, यहां पे आपका एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहां भी होता है यूरेसिल में, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये कार्बन, कार्बन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, द्विबंध के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, और यूरेसिल में 2 बंध के साथ यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ा रहता है बच्चों, और यहाँ पे आपका H जुड़ जाएगा। बाकी कार्बन के साथ आप कुछ भी नहीं दर्शाओगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर आपका कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये आपका बन गया एक क्या? न्यूक्लियोसाइड। मतलब राइबोज से मिलकर, ये राइबोज है बच्चों, क्या है? राइबोज है, ठीक, राइबोज है, और ये हमारा यूरेसिल, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, राइबोज है और ये यूरेसिल, ये मिलकर के क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। तो जब नाइट्रोजनी क्षारक, ये नाइट्रोजनी क्षारक है, चाहो तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन दे सकते हो, यहाँ पर 2 बंध रहता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन रहता है, और इस कार्बन की वैलेंसी के लिए यहाँ भी हाइड्रोजन रहता है। यूरेसिल का यही पहचान है, और यहाँ पे बंध। तो कहीं ना कहीं जब राइबोज को हमने यूरेसिल से मिलाया, मतलब पेंटोज शर्करा को हमने किससे मिला दिया? नाइट्रोजनी क्षारक से। जब नाइट्रोजनी क्षारक से मिलाया बच्चों, तो आपका यूरेसिल बन गया। अब ये हुआ क्या कि यहाँ पे था H और इसमें था OH, तो जब ये आपस में क्रिया कर लिए तो यहां से बच्चों माइनस का H2O बाहर निकल गया। केमिस्ट्री है ना, इसलिए मैं समझा रहा हूं, नहीं बोलो सर कहां से आ गया भाई। यहां पे रहता है HOH, तो OH निकला, इसके H से क्रिया करके H2O बाहर कर दिया। जब भी नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज जो आपका शर्करा है मिलेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा बच्चों, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, और साथ में पानी का अणु निकाल देगा। मैंने कहा ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है बच्चों समझने के लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा समय दीजिएगा ताकि आपको क्लियर समझा सकूं। यहां तक सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और प्रॉब्लम हो भी सकती है, क्योंकि यदि आप लोग बेसिक से नहीं समझ रहे हैं पूरा, तो फिर प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम है। अब इसी न्यूक्लियोसाइड को हम जोड़ दें यदि फास्फेट के साथ बच्चों, न्यूक्लियोसाइड जो हमने प्राप्त किया, न्यूक्लियोसाइड, इसी को न्यूक्लियोसाइड को हम जोड़ दें किसके साथ? फास्फेट के साथ। किसके साथ बच्चों? फास्फेट के साथ। तो फास्फेट के साथ जोड़ेंगे तो ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता बच्चों? न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब कहोगे सर ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बन गया, कुछ समझ में नहीं आया। न्यूक्लियोटाइड कैसे बन गया? देखो, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह, ठीक, वैसे भी न्यूक्लिक अम्ल 3 चीजों से मिलकर बना, एक फास्फेट, एक पेंटोज, एक नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोज बना तो न्यूक्लियोसाइड बनाया, और न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट बन गया तो न्यूक्लियोटाइड बना दिया। न्यूक्लियोटाइड क्या बना बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। अब इसको मैं समझाता हूं बारीक से, क्योंकि अभी इसको समझाना आप नहीं, अब इसी में आपको जोड़ना है फास्फेट समूह। बहुत आसान है, जैसे अभी इसके पहले आपने समझा कि हमारे पास सर ऑक्सीजन है, 5 कार्बन का पेंटोज शर्करा बनाना है, तो ये लो भाई 5 कार्बन का हमने बना दिया, ये लो 5 कार्बन का, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमने कहा कि भाई साहब एक यूरेसिल जोड़ देंगे, और यहाँ पर आपका मान लीजिए CH2OH रहता है, यहाँ OH है ही है, यहाँ भी OH है, कोई दिक्कत नहीं।
तो फिलहाल यहाँ भी H और यहाँ भी H रहेगा। ठीक, अब होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ता है। ठीक है, क्लियर है। और ये कार्बन है, कार्बन को लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा कार्बन को मैं नहीं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ पे नाइट्रोजन है, फिर से ये आपका कार्बन है। ठीक, ये चीज हो गया। बाकी ये द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपका द्विबंध के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे H है। तो ये अभी जो मिला बच्चों, ये आपका था राइबोज, और अभी ये केवल और केवल है न्यूक्लियोसाइड, और ये आपका क्षार है, कोई भी क्षार है। द्विबंध बनाने के लिए यहाँ पर ये लो भाई साहब बना सकते हो। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, जैसे हमारा ये CH2OH था, तो OH हटता है, OH हटता है, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे फास्फोरस, ये आपका द्विबंध, ये आपका O नेगेटिव, और ये आपका O नेगेटिव। ठीक, ये चीज बन गया। एक जो फास्फोरस है बच्चों, ऑक्सीजन जो है इसका, इसके साथ बंध बना लिया। तो इस प्रकार से जो पूरा ग्रुप बना, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड। और जब यही न्यूक्लियोटाइड एक लंबी श्रृंखला में जुड़ जाए, यही जो न्यूक्लियोटाइड एक लंबी श्रृंखला में जुड़ जाए बच्चों, तो वो आपका कहला जाता है न्यूक्लिक अम्ल। यही स्ट्रक्चर तो लोग समझा नहीं पाते कि ये है क्या न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल बन गया बच्चों, यही है न्यूक्लिक अम्ल। मतलब ये पहला है, इसके आगे और एक जुड़ जाए, फिर एक और जुड़ जाए। अब यहां पर आप सोचोगे कि अम्ल होता तो यहां पर आपका OH भी हो सकता है, OH हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से तो परेशान मत होना। कुछ जगह OH एक लिखा मिल जाएगा, कुछ जगह जहां जहां बंद बना लेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है। क्योंकि बच्चों इसी को हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से संरचना बनाता है। जैसे मैं यहां पे एक बताता हूं, थोड़ा देखिएगा। चूंकि आप सबको पता है कि यहां पे आपका यदि ऑक्सीजन है तो ये पेंटोज शर्करा होता है कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से पेंटोज शर्करा होता है। चीजें क्लियर है। अब इस पेंटोज शर्करा में थोड़ा ये छोटा है बच्चों, इसको थोड़ा सा और बड़ा रूप बताता हूं, तब आपको क्लियर हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। देखिएगा, यहां पे मैं आपको बनाता हूं प्राथमिक संरचना। ये आपका ऑक्सीजन है, पेंटोज शर्करा होता है। ठीक है, पेंटोज शर्करा इसी प्रकार से होता है, ये 5 कार्बन का। ये लो भाई, विधिवत बना दिया। ठीक है बच्चों, इसमें आप सबको पता है कि बेस जुड़ा हुआ है, बेस यानी कोई ना कोई क्षार जुड़ा है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा ही रहता है। बाकी यदि यहाँ पे H है, यहाँ भी H है, तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई OH समूह जुड़ा रहेगा, जो भी जुड़ा रहे, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और यहां पे बच्चों आपका CH2OH रहता है, CH2OH, तो यहां पे CH2OH को हटा दिया। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये बेस बता दिया आपको, यहां पे भटकने की जरूरत नहीं है, बेस है, रहने दो। फिलहाल अभी इतना समझो आप। जैसे यहां पर H ही मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। H भी हो सकता है या OH हो सकता है, क्योंकि राइबोज हो सकता है या डीऑक्सी राइबोज, इसलिए मैं H या OH रहेगा। यहां पर तो फिक्स ही रहेगा OH। तो देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। यहां पर फास्फोरस का मैं बात करता हूं कि डबल ऑक्सीजन द्विबंध, और ये मैं कहता हूं मान लीजिए OH है, और ये आपका OH है, ये आपका OH। समझने की कोशिश करिएगा आप। ठीक, अब यहां पे जो होता है ये बंध बनाता है इसके साथ, या फास्फेट आयन ऐसा कुछ रहता है द्विबंध के साथ, ऑक्सीजन और नेगेटिव, ऑक्सीजन और नेगेटिव, ऑक्सीजन और नेगेटिव, ये रहते हैं बच्चों। यहां पे जो OH है ना, इसका OH वो इसी के H के साथ क्रिया करता है। जैसे यहां मान लीजिए इस H को उठाया, जब इस H को उठाया तो यहां पर जुड़ गया आपका, क्या जुड़ गया, देखिए ना, H को उठाया, जैसे यहां पे OH था, H को उठाया और क्या बना लिया, आप ही बताओ क्या बनाया, तो वो बनाया आपका पानी और बाहर हो गया। मुद्दे की बात है, समझिएगा भाई। इसमें इसका OH आया और इसके H को उठाया और H2O बना लिया। ठीक है, और फास्फोरस के पास एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है द्विबंध के साथ, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है, और एक OH भी ऑलरेडी है। एक OH के साथ तो ये बना लिया, और एक OH के साथ ऊपर वाला जो आएगा वो बनाएगा, एक OH के साथ ऊपर वाला जो आएगा वो बनाएगा, जो कि यहां पे दर्शाता है, जो कि यहां पे दर्शाता है आपका, जो कि यहां पे दर्शाता है। ठीक है, आगे ये बंध बनाता जाएगा। अब ये किस प्रकार से बनाएगा मैं आपको समझा रहा हूं, किस प्रकार से बनाएगा, देखिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चलने दो। बाकी वही पेंटोज शर्करा बना रहे हैं, वही पेंटोज शर्करा बना रहे हैं। इस पर भी एक बेस जुड़ा है, इस पर भी एक बेस जुड़ा है बच्चों, इस पर भी बेस जुड़ा है।
यहां पर भी हाइड्रोजन और CH2OH है, CH2OH है। यहां पर भी, यहां पर H होगा, यहां पर आप X कर सकते हैं, जहां X बराबर H या OH। ठीक, बेस जुड़ा है, जैसे मैं कह देता बेस 1 है तो ये बेस 2 है, दूसरा क्षारक भी हो सकता है, कोई तो क्षारक हो सकता है। अब ये क्या होगा, ये अगला स्टेप वही, जैसे मैंने कहा फास्फोरस है, OH है, फास्फोरिक अम्ल में लेकर चलता हूं, OH है, यहां पर OH है, द्विबंध ऑक्सीजन, तो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा बंध। ठीक, तो ये OH एक रहेगा। एक OH में क्या होता है कि H के साथ यहां से OH जुड़ा रहता है बच्चों, तो ये OH जो है H को उठाता है और H2O बाहर कर देता है। OH जो है यहां का OH, एक H यहां से उठाया, H2O बाहर कर दिया, तो एक ही ना ऑक्सीजन बचेगा। और ये फिर से अगले स्टेप में वही प्रोसेस सेम, वही प्रोसेस सेम, वही प्रोसेस सेम, सेम प्रोसेस। फिर ये पेंटोज शर्करा, इसके साथ बेस है, मैं 1 2 इसको कह दिया 3, चाहे ऊपर से 1 2 3 करो। फिर वही प्रोसेस, यहां पर H रहेगा, यहां पर आपका H है, यहां भी H रहेगा, हो सकता है यहां पर आपका X H या OH कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। फिर से वही आपका फास्फोरस CH2OH रहता है, तो यहां पर आपका हो जाएगा O, फिर फास्फोरस, द्विबंध ऑक्सीजन OH, फिर से यही ऑक्सीजन, फिर से वही आपका बंध बनाएगा। फिर ये लगातार चलता जाएगा और यही बन जाता है प्राथमिक संरचना। यही है प्राथमिक संरचना। कुछ बुक में B1 B2 B3, मैं नीचे से ऊपर बना रहा हूं तो इस प्रकार से आ रहा है, जब आप ऊपर से नीचे तो B1 B2 B3 कर सकते हैं। बड़ा खतरनाक है यार, जब हम प्राथमिक संरचना की बात करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना, तो बड़ा ही कठिन होता है। हजारों न्यूक्लियोटाइड, देखो ना, न्यूक्लियोसाइड की बात नहीं की गई, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि भाई न्यूक्लियोसाइड जो बना है वो किससे मिलकर बना है बताओ? न्यूक्लियोसाइड जो बना है वो नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज से, और जब वही न्यूक्लियोसाइड फास्फेट के साथ तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और यही न्यूक्लियोटाइड आप देख सकते हो, देखो जरा, ये B1 है, पहला बेस है। X का मतलब ये होता है कि यहां पर X की जगह या OH हो सकता है या H हो सकता है। भाई DNA में आपका H रहता है, RNA में आपका OH रहता है, जहां X बराबर H किसमें बच्चों? DNA में, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल में। X बराबर OH किसमें? RNA में। B क्या है? B1 B2 B3 क्या है बच्चों? ये आपके क्षारक हैं। क्या है? क्षारक है। ठीक है, हजारों न्यूक्लियोटाइड अणुओं के संयोग से जल के अणुओं के बाहर निकलने पर न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियोसाइड की एक लंबी श्रृंखला बनती है। इसको मैं एक छोटे छोटे पार्ट के माध्यम से भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी इतना तो समझ लो। अब यहां पर आप देख लो, 4 नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा फास्फेट में रुदंड से जुड़ते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना कहलाती है। यानी 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं, शर्करा फास्फेट में रुदंड से जुड़ते हैं, एक क्रम से जुड़ते जाते हैं। देख लो भाई, अब देख लो, ये क्रम से जुड़ा है हर एक श्रृंखला में। देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया था कि यहां भी फास्फेट समूह जुड़ गया, फिर इसके साथ ये जुड़ा, फिर ये बेस है, यहां पे ये आपका पेंटोज शर्करा है, फिर ये आपका फास्फेट समूह से ये जुड़ जाता है। एक लंबी श्रृंखला है। डायग्राम आप लोग बिल्कुल बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी प्राथमिक संरचना मैंने बताया है, क्योंकि भाई साहब न्यूक्लिक अम्ल का प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संरचना सीखना है। यदि आप प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संरचना नहीं सीखेंगे दिक्कत है, क्योंकि आरएनए का भाई साहब पूछा ही जाता है एग्जाम पे। ठीक है, डबल हेलिक्स संरचना डीएनए आरएनए से, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा ही होगा। तो अभी दोहरी हेलिक्स संरचना देखेंगे। तो प्राथमिक हेलिक्स संरचना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, प्राथमिक हेलिक्स संरचना, ओके, स्क्रीनशॉट लेकर डायग्राम भी बना लेना। डायग्राम बनाना सिखा दिया, किस प्रकार से इसकी रचना बनाओगे। अब बात करते हैं बच्चों डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, जिसे बोलते हैं दोहरी हेलिक्स संरचना। इसके पहले आपने प्राथमिक संरचना समझा। देखिए, जो प्राथमिक संरचना वास्तविक रूप से आपको दिख रहा है इतना लंबा चौड़ा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल एंगस्ट्रॉन में होता बच्चों। एंगस्ट्रॉन जानते हो ना, 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, मतलब 1 मीटर का 10 × 10वां भाग। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, यहां पर मैं बताता हूं एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। 1 मीटर तो आप समझते हैं ना, और 1 मीटर में 10⁻10 भाग दो, इतना। मतलब 1 मीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना भाग दोगे तब ये एंगस्ट्रॉन में आएगा।
ये एंगस्ट्रान में होता है, इतना सूक्ष्म में होता है। इसको आप सोचोगे कि ऐसे देख लें तो नहीं, ये एक्स किरण के माध्यम से देखा जाता है। देखो बच्चों, फिलहाल आपने इसको देखा, इतना क्लियर है। ये प्राथमिक संरचना, मतलब एक हमारे पास ये प्राथमिक संरचना है, ये समझो। ये पहले क्या है, प्राथमिक संरचना, और ये दूसरा प्राथमिक संरचना। इसी को लचकदार डोरी के समान हम एक दूसरे पर लपेट दें तो ये दोहरी हेलिक्स संरचना बनाती है। फिलहाल अभी समझो, ये आपका प्राथमिक संरचना है। प्राथमिक संरचना में क्या होता है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड, समझने की कोशिश करिएगा। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हमने बताया, कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते। पॉली मतलब दो से कई ज्यादा, है ना भाई। आप लोग मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, समझ लो। तो सब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो एक प्राथमिक संरचना का निर्माण होता है, वो भी किसके, न्यूक्लिक अम्ल के। अब वही जो प्राथमिक संरचना है, जब ये दोहरी रूप ले ले, मतलब यहां पर देखो, ये पहली प्राथमिक संरचना थी, ये देखो जरा, ये सांप के जैसा लटकदार दिखाई दे रहा बच्चों, दक्षिणावर्त घूमते हुए, तो ये आपका प्राथमिक संरचना है। और इन्हीं प्राथमिक संरचनाओं को जब आपस में क्या कर दिया जाए, तोड़ मड़ोड़ दिया जाए, तो डबल हेलिक्स संरचना का निर्माण करता है। कुल मिलाकर कुछ इस प्रकार से देखिएगा, एक यहां पर प्राथमिक संरचना गई कुछ इस प्रकार से, दूसरी संरचना बच्चों इस प्रकार से, ठीक है, ये लो। तो ये आपका ये पहला संरचना था, ये दूसरा संरचना। तो जब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो डबल हेलिक्स संरचना कहला जाती है। चीजें क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक है। कि ये मान लो ये प्राथमिक था कुछ इस प्रकार से, ठीक है, प्राथमिक था बच्चों। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द्वितीयक के लिए ये लो भाई साहब, ये प्राथमिक, ये भी प्राथमिक था, ये भी प्राथमिक था। जब दोनों आपस में क्या हो गए, मुड़ करके जुड़ करके आपस में बंध बना लिए, हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ गए भाई, ये आपका प्राथमिक संरचना, ये भी प्राथमिक संरचना, ये आपस में क्या किए, बंध बना करके जुड़ गए, तब ये कहला गए बच्चों क्या, द्वितीयक संरचना, वो भी दोहरी हेलिक्स संरचना, वो डीएनए की संरचना होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि ये जो हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना, ये बच्चों दो प्राथमिक, ये हमारा प्राथमिक संरचना था, जो आपका न्यूक्लिक अम्ल था, वो उसके जो प्राथमिक संरचनाएं हैं वो जब आपस में मुड़ते हैं, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो सूत्र है, ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, सही है ना। प्राथमिक संरचना ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, कई सारे जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। तो जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड विपरीत दिशा में अग्रसित होते हैं, विपरीत दिशा में, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, विपरीत दिशा में भाई एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो विपरीत दिशा में अग्रसित होते हैं और फिर ये दोहरी हेलिक्स का आकार बनाते हैं। अब इसकी थोड़ी से क्रम आपको बता दें कि भाई साहब, आप सबको पता है कि इसमें भी बेस पाया जाता है और इसमें भी बेस पाया जाता है, ठीक है। यदि पहला जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एडेनिन है वो दूसरे के थायमीन से जुड़ता है, वो भी दो बंध बनाता है, और जो पहले का ग्वानिन है वो दूसरे के साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है बच्चों, और ये बनाता है आपका, ठीक है, त्रिबंध, तीन बंध। फिर से समझने की कोशिश करना, इतना आसान नहीं है समझना और इतना भाई कठिन भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये प्राथमिक संरचना था, ये भी प्राथमिक संरचना था। कहने का मतलब ये जो डबल हेलिक्स की संरचना निर्माण हो रही है, तो डबल मतलब दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन रहा है, और दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं और फिर एक क्या बनाते हैं, दोहरी संरचना, यानी दोहरी आकार की हमें एक आकृति प्राप्त होती है, जिसे हम दोहरी हेलिक्स के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, ये जो प्राथमिक होगा, तो प्राथमिक का यदि एडेनिन है तो द्वितीयक का थायमीन होगा, प्राथमिक का यदि ग्वानिन है तो दूसरे का आपका साइटोसिन होगा, और इस प्रकार से ये जुड़ते जाते हैं बीच में। यहां से ये जो हेलिक्स है ना, इसके और इसके बीच लगभग ये 10 बंध बनता बच्चों, लगभग 10 बंध, समझ रहे ना। ये जो आपका गैप दिख रहा ना, इनके बीच लगभग 10 बंध का निर्माण होता है। तो ये डायग्राम आप लोग यहां पर देखेंगे कि ये जो दोहरी हेलिक्स संरचना दिख रही है, एक इधर से आया बच्चों, देख रहे हैं, और ये एक इधर से आया है, मतलब ये भी आपका प्राथमिक संरचना है, अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला है, और दूसरी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमें दोहरी हेलिक्स का आकार प्राप्त हो जाता है। अब इसमें हमने आपको बताया कि जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है, जो एडेनिन है वो थायमीन के साथ जुड़ता है। एडेनिन थायमीन के साथ द्विबंध बनाता है
और आपस में हाइड्रोजन बंध का ही निर्माण करेंगे, कि हर एक बेस के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तो एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ठीक है, ये भी आपका हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा बच्चों। ठीक है, 3 बंध बनाता है, यहां पे द्विबंध बनाता है। अब इनके लिए बात करें, इनके पूरा डिटेल की, कि द्विकुंडलन के बीच, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक की बात करो, चाहे इस बीच से इस बीच की बात करो, तो यदि यहां पर द्विकुंडलन यानी एक बार मुड़ा और यहां पर एक बार मुड़ा, तो द्विकुंडलन के बीच टोटल जो है 34 एंगस्ट्रॉन होता है, और 2 बंधों के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। बहुत ही सिंपल है। जब यहां से यहां तक 10 बंध पाए जाते हैं, तो यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉन है। तो इन 2 बंधों के बीच का जो मतलब एक प्रकार से दूरी है बच्चों, वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। यानी कहीं ना कहीं 2 कुंडलन यानी 2 मोड़ के बीच में टोटल 10 हाइड्रोजन बंध निर्माण होता है। पहले एक एडेनिन थाइमिन, फिर साइटोसिन ग्वानिन, ऐसे क्रम से होता बच्चों। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही क्रम में हो जाए, ऐसा नहीं। कहीं पे साइटोसिन ग्वानिन से, कहीं ग्वानिन साइटोसिन से, कहीं पे एडेनिन थाइमिन से, कहीं थाइमिन एडेनिन से आपस में बंध बनाते हैं। तो डबल हेलिक्स संरचना में यही होता है कि 2 कुंडलन के बीच यानी 2 जोड़ों के बीच, यहां पर 2 कुंडलन के बीच 34 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है, और 2 बंधों के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉन की बीच की दूरी होती है। और इसकी व्यास जो है, हेलिक्स जो संरचना, इसकी व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉन, यानी यहां से यहां तक की जो है बच्चों लंबाई 20 एंगस्ट्रॉन होता है व्यास। ठीक है, और बीच में 10 क्षार जोड़े होते हैं। ये इसकी डबल हेलिक्स संरचना है। यहां पर देख लो, पूरा डिटेल्स लिखने का मैं आपको समय दूंगा, मौका दूंगा बच्चों, लेकिन फिलहाल अभी यहां पर समझ लो। ठीक, अब मैं जैसे आपसे कह रहा था कि इसकी आकार कैसी होती होगी, तो आपका एडेनिन जो कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों, एडेनिन का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपके थाइमिन से जुड़ता है, तो थाइमिन का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, और जो ग्वानिन होता है बच्चों, ग्वानिन का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, और ये जुड़ता है साइटोसिन से कुछ इस प्रकार से। ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, ये एडेनिन है, और ये आपका थाइमिन है। ठीक, क्लियर है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 बंध का निर्माण होता है, इसके बीच बच्चों 3 बंध का निर्माण होता है। अब आपके सिलेबस में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना पूछी जाएगी, तो आप लोग कैसे लिखोगे? यहां सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है ना। जैसा कि बच्चों हम आपको ये बताए कि भाई साहब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो सूत्र होते हैं, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जब विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ते हैं तो दोहरी हेलिक्स का आकार प्राप्त होता है। जैसे बच्चों दोहरी हेलिक्स का आकार प्राप्त होता है। इनके बीच जो क्षार होते हैं, है ना भाई, विपरीत क्षार एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं। डीएनए में लगभग ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ, और एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ। ग्वानिन जो है बच्चों साइटोसिन के साथ, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। क्लियर, इतना समझ में आया? आगे बताओगे कि ये जो डबल हेलिक्स की संरचना है, इसमें 2 कुंडलन की बीच की दूरी, यहां से यहां तक की बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉन होता है, और वहीं पे 2 बंधों के बीच जो 2 समीपस्थ बंध होंगे, ऐसा नहीं कि एक बंध यहां एक बंध यहां, 2 समीपस्थ बंध, मतलब मैं यहां से कह दूं यहां से 2 समीपस्थ बंधों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, और 2 मोड़ों के बीच में जो लगभग कितने क्षार जोड़े होते हैं बच्चों, तो लगभग 10 जोड़े होते हैं। मतलब जो बंध बनता है क्षार यहाँ पे एडेनिन साइटोसिन का ग्वानिन एडेनिन थाइमिन का साइटोसिन का ग्वानिन के साथ, तो ये लगभग 10 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो जो भी 2 मोड़ हमारा यहां पर मिलेगा, यानी 2 कुंडलन के बीच लगभग 10 क्षार जोड़े होते हैं, और इस हेलिक्स का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। बाकी डीएनए और आरएनए का अंतर आप लोगों को इतना पढ़ाया हूं तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा बेसिक से आप लोग फिर से समझ लो। प्राथमिक संरचना को मैंने कैसे बनाया, ये प्राथमिक संरचना एक धागे के समान है। अब जब 2 धागा आपस में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुड़ गया तो ये डबल हेलिक्स संरचना। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ का बेस है, इस बेस में आपका कहीं ना कहीं ग्वानिन जुड़ा होगा, कोई ना कोई थाइमिन जुड़ा होगा, यूरेसिल जुड़ा होगा, कुछ भी जुड़ा होगा। ये अगले के साथ, जैसे मान लीजिए इसमें थाइमिन है, तो यहाँ पे जो दूसरा प्राथमिक संरचना होगा उसके एडेनिन के साथ जुड़ेगा। यहां पे मैं कहता हूं साइटोसिन है, तो फिर अगले के साथ ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। यहां फिर से मैंने कह दिया थाइमिन है, तो दूसरे के एडेनिन के साथ जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं विपरीत होते, ऐसा नहीं, सिमिलर ऐसा नहीं बंध बना सकता। यदि यहां पर यूरेसिल है तो यहां पर भी यूरेसिल नहीं होना चाहिए, पहली बात ध्यान रखना। यदि यहां पर एडेनिन है तो दूसरे के पास थाइमिन हो,
तभी वो बंध बनाएगा। इसीलिए कहा जाता है यदि हम सोचे कि एकदम बिल्कुल एक दूसरे के समान है तो ऐसा नहीं होता। दोहरी हेलिक्स में दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक मतलब थोड़ा सा उल्टा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो बेस है वो दूसरे में सेम बेस हो। बेस में दोनों जो है जोड़े मिलने चाहिए, एडेनिन का थायमिन के साथ और बच्चों साइटोसिन का ग्वानिन के साथ। तो ये आज की लंबी कहानी, उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर कर दी होगी। बाकी बच्चों आप लोगों को यदि इसमें भी कोई डाउट है कि इस पॉइंट को अलग से समझाओ तो मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा। आप लोग अपना डाउट जरूर बताना। ओके बच्चों।